स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी स्टोरी की फीमेल लीड तांग को देखते हैं। वो बहुत ही फनी वे में चोरों की तरह घुसी आ रही थी और दोनों तरफ देखकर रूम का डोर खोलती है और वहीं डोर पर खड़े खड़े ही कहती है हेलो डॉक्टर, और फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाती है और कहती है डॉक्टर प्लीज मुझे 3 मंथ्स से पीरियड्स ही नहीं आए। डॉक्टर रिपोर्ट देखता है और कहता है ये रिपोर्ट लास्ट हॉस्पिटल की है, क्लियर लिखा हुआ है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी ट्विंस के साथ। तांग कहती है वो तो सिर्फ एक बार हुआ था और उसने तो बोला था कि वो इनफर्टाइल है। वो कहता है मैं इतने सालों से डॉक्टर हूँ, पहली बार में हर कोई ऐसे ही कहता है कि वो इनफर्टाइल है और तुमने यकीन भी कर लिया, तुम्हारे पास ब्रेन भी है कि नहीं। और फिर तांग पास्ट का सोचने लगती है, जहाँ पर हमें दिखाते हैं कि तांग पहली बार गाँव से सिटी आई थी और वो बहुत एक्साइटेड भी थी और यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख रही थी। और फिर हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम हमारी स्टोरी के मेल लीड गोशाओ को देखते हैं, जिसको मोम फोन पर कह रही थी कि तुमने वो पिक्स देखी जो मैंने भेजी हैं, क्योटो की फेमस और रिच लड़कियां हैं सब। गोशाओ कहता है मोम लेकिन जो लड़कियां आपने पसंद की हैं वो तो किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं लेती, ना रिलेशनशिप में और ना गोल्स में। एंड वो वहाँ से गुजरते हुए तांग को देख लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत गौर से देख रहे थे। तभी वहाँ पर पिंग पिंग आ जाती है और वो भी तांग के गाँव से ही थी और उसे देखकर कहती है पिंग पिंग ये तो फर्स्ट टायर सिटी है, सब कुछ बड़ा और क्लासी। पिंग पिंग कहती है हाँ और सैलरी भी डबल। और उसकी बाल्टी देखकर कहती है ओह तो तुम नहाने के लिए बाल्टी भी साथ लाई हो, तो चलो और अब से सिर्फ मुझे फॉलो करो, मैं फार्मा सिटी की असेंबली लाइन पर हूँ और मैं ही टीम लीडर हूँ, सो अब से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। तांग कहती है थैंक्स पिंग पिंग, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। नेक्स्ट सीन में हम तांग को बेकरी पर देखते हैं। तांग कहती है आंटी क्या आपके पास स्ट्रीम बन है, एक ही दे दो। वो कहती है हाँ $1 का है, पेमेंट कर दो। तांग जैसे ही पेमेंट करने लगती है तो मैसेज आ जाता है पेमेंट फेल्ड। वो दोबारा से करती है फिर से फेल्ड और वो तो परेशान ही हो जाती है और सोचती है यार स्वाइप क्यों नहीं हो रहा। और पिंग पिंग तो उसे देखकर कहती है कहीं इसके पास पैसे तो खत्म नहीं हो गए। और कहती है तांग मजाक मत कर यार, कल ही तो सैलरी मिली है और तूने मुझसे भी 500 युआन उधार लिया है। तांग कहती है आंटी शायद नेटवर्क इशू है, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। और पीछे खड़ा लड़का तो उसे धक्का दे देता है, कहता है चल हट गरीब इंसान, अगर पैसा नहीं है तो दूसरों के खाने में डिले क्यों कर रही है। तांग कहती है मैंने चेक किया है, सैलरी तो आ गई है अकाउंट में, बट मेरा कार्ड क्यों नहीं स्वाइप हो रहा है। और वो अपने डैड को कॉल करती है, आपने फिर से मेरे कार्ड से पैसे निकाले हैं, सारा बैलेंस ट्रांसफर कर लिया, लेकिन क्यों डैड। उसके डैड बोलते हैं तुम चुपके से शहर काम करने निकल पड़ी और मुझे और अपने ब्रदर को गांव में छोड़ दिया, अब अगर मैंने तुम्हारे पैसे खर्च कर लिए तो इसमें मसला ही क्या है। तांग कहती है डैड इतनी मेहनत से मैंने वो पैसे कमाए थे, आपने एक पैसा भी नहीं छोड़ा, मैं ऐसे कैसे रहूंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। उसका ब्रदर कहता है तुम तो वहाँ पुराने एम्प्लॉय हो और मुझे देखो बस थोड़ा सा ही कमाता हूँ, और सिटी में तो बहुत बड़े बड़े अमीर लोग होते होंगे ना, तो कुछ बड़ा करो तो सब फैमिली की लाइफ ही सेट हो जाएगी। तांग तो गुस्सा करने लगती है, तुम खुद तो अपनी सिस्टर का पैसा उड़ा रहे हो और तुम्हें शर्म नहीं आती। डैड कहते हैं तो क्या हुआ, अगर मैंने तुम्हारे पैसे खर्च कर लिए, औरत का काम होता है शादी से पहले बाप और भाई की सेवा करना और शादी के बाद ससुराल की। तांग तो रोने लगती है, डैड प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे 1000 युआन दे दो, मेरे पास खाना खाने के भी पैसे नहीं है, मैं भूख से मर जाऊंगी। और ब्रदर कहता है वो पैसे तो डैड ने मेरे लिए रखे हैं, मेरी आने वाली प्यारी बीवी के लिए, मेरी प्यारी बहन जरा जल्दी सोच लो। और डैड तो फोन बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम तांग को पिंग पिंग के साथ एक बार में देखते हैं। पिंग पिंग बोलती है फिर मत कहना कि मैंने हेल्प नहीं की, ये पार्ट टाइम जॉब है, यही जॉब है जो मैं तुम्हारे लिए तलाश कर सकी हूँ। तांग तो अपनी स्कर्ट नीचे करने में लगी थी और कहती है क्लीनिंग के लिए ऐसा कॉस्ट्यूम पहनना जरूरी था क्या। पिंग पिंग बोलती है फालतू बात मत कर, काम वाली जगह पर ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, अगर ठीक नहीं लग रहा तो मत कर, और वैसे भी ये सब तो मेरे लिए एम्बेरसमेंट ही बन गया है। तांग कहती है मुझे समझ आ गया है, सैलरी मिलते ही मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। और पिंग पिंग यहाँ सोचती है मैनेजर ने क्या आइडिया निकाला है, जो भी मर्द इस पर फिदा होगा तो इसका रेट और भी हाई होगा। तांग क्लीनिंग में लगी थी कि तभी वहाँ एक पर्सन उससे टकरा जाता है और उसको देखकर तो पागलों की तरह झपट पड़ता है। तांग कहती है सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है, कहता है मिस्टर चैन ये हमारी न्यू वर्कर है, इसका पहली बार है और पूरे 1000 युआन का माल है ये। मिस्टर चैन कहता है यंग तो लग रही है लेकिन क्या वर्थी भी है इस पैसे की के नहीं, और उसे पकड़ लेता है। तांग कहती है नहीं सर मैं सिर्फ क्लीनर हूँ, ये सब मत करो प्लीज, मैं सिर्फ क्लीनिंग करती हूँ।
क्लीनिंग, और वो तो जोर जोर से हंसने लगते हैं। ओहो, तो फिर तो तुम्हें थकन हो गई होगी, फिर तो और मजा आएगा, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है। तांग कहती है सॉरी सर, मैं ऐसी नहीं हूँ। मिस्टर चैन बोलता है तुम्हारी फ्रेंड ने मुझसे 50,000 युआन लिए हैं। तांग हैरान, 50,000 युआन, और कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। तभी हम वहाँ पर हमारी स्टोरी के हैंडसम से मेल लीड गु शाओ को देखते हैं। चैन कहता है गु शाओ आप? गु शाओ बोलता है जब वो मना कर रही है तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मिस्टर चैन कहता है ये सब इसी टाइप की लड़कियां हैं, फुल ड्रामा फुल होती हैं, थोड़ा पैसा डालो सब कुछ कर लेती हैं। तांग कहती है मेरी एक प्रॉपर जॉब है, दिन में मेडिसिन फैक्ट्री में पैकिंग करती हूँ और रात को बस पार्ट टाइम क्लीनिंग का काम करती हूँ। मैं अपना पैसा ईमानदारी से खाती हूँ। गु शाओ फेंग को इशारा करके चला जाता है। मिस्टर चैन बोलता है इसका क्या मतलब? फेंग कहता है अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा खानदान टोटली बर्बाद हो जाए तो अभी के अभी निकलो। उसके जाने के बाद मैनेजर तो मस्का लगाने लगता है, आप दोनों मिस्टर गु शाओ और आप हमारे घर आए ना, हमारी तो किस्मत ही जाग जाएगी। फेंग तांग को अपने करीब करके कहता है ये लड़की अब मिस्टर गु शाओ के हवाले है, तुम लोग बेकार में अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हो। मैनेजर बोलता है बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, अब से हम इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। फिर हम मिस्टर गु और फेंग को बार में बैठा देखते हैं। फेंग कहता है जब वेस्ट फाइंड गुजरेगी तो तुम 29 के हो जाओगे और मैंने अपनी गॉड मदर को प्रॉमिस किया है कि तुम्हारी 30वीं बर्थडे आने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक बीवी फिक्स कर दूंगा। मिस्टर गु शाओ कहता है तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम है, मेरी लाइफ बहुत आराम से चल रही है। फेंग बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, तुम क्योटो के सबसे VIP एम्प्लॉयर हो और तुम्हें अपनी खानदानी बिजनेस की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, या तुम दूसरी औरतों के बच्चे पैदा करवाते रहोगे। मिस्टर गो कहता है आखिर मसला क्या है? मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरी अपनी नीड्स हैं और मुझे वो मेकअप वाली लड़कियाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। फेंग कहता है पर यार सब लड़कियों में कोई तो ऐसी होनी चाहिए ना जो इंटरेस्टेड हो। तभी वो क्लैप करता है और बोलता है वो गिफ्ट जो मैंने मिस्टर गु शाओ के लिए सिलेक्ट किया है वो पेश करो। तभी हम देखते हैं बहुत सी लड़कियां अंदर आती हैं। फेंग कहता है बहुत टाइम लग गया इन सबको सिलेक्ट करने में, ये टॉप अमीर घर की लड़कियां हैं। मिस्टर गु शाओ कहता है अच्छा लेकिन तुम्हारा विजन थोड़ा वीक है। फेंग बोलता है इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं लेकिन तुम्हें तो कोई भी नहीं पसंद, अगर ऐसे ही चलता रहा गु शाओ फैमिली तो खत्म हो जाएगी। मिस्टर गु कहता है ये जो भी है वो बस मेरी पावर और स्टेटस को देखकर मेरी तरफ खींची चली आती हैं और मुझे ये सब पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर तांग आती है और ड्रिंक सर्व करने लगती है। मिस्टर गु शाओ तांग को देखकर कहता है मुझे तो प्योर और इनोसेंट सी लड़की चाहिए जिसे मेरे पैसों से प्यार ना हो। और ये देखकर फिंग कहता है समझ गया, अब तो खेलने का टाइम आ गया है, और ड्रिंक में ड्रग मिला देता है और तांग से कहता है सिस्टर आज गु शाओ का बर्थडे है, उसे ड्रिंक सर्व करो। तांग ड्रिंक सर्व करती है और कहती है हैप्पी बर्थडे मिस्टर गु शाओ। गु शाओ ड्रिंक पी लेता है। फेंग पूछता है सिस्टर आपकी एज क्या है, क्योंकि बड़े सिटी में अकेले काम करना कोई आसान बात नहीं है। तांग कहती है मैं 22 की हूँ। वो जाने लगती है। फेंग कहता है मिस्टर गु ने तुम्हें बचाया है तो तुम्हें उनका शुक्रिया कहना चाहिए। उसने जो ड्रिंक पी है उसमें ड्रग डाली थी, तुमने दी थी ड्रिंक, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम बच नहीं पाओ, लेकिन अगर तुम उसके साथ एक रात गुजार लो तो ये 100 युआन तुम्हारे हो सकते हैं, शायद तुम्हारी किस्मत ही बदल जाए। तभी तांग को मैसेज आता है सिस्टर जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर दो, यहाँ डैड को स्ट्रोक आया है, हॉस्पिटल वालों ने बोला है कम से कम 100 युआन चाहिए। और तांग सोचती है मेरे पास कल के लिए पैसे नहीं है, अब ये 100 युआन कहाँ से लाऊं? फेंग कहता है इस कार्ड में 100 युआन है, बाद में और भी दूंगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये पैसे तुम जैसी वर्किंग गर्ल्स के लिए कोई छोटी बात नहीं है, और वैसे भी तुम क्योटो के गु शाओ के साथ रिश्ता बना सकती हो। कितनी लड़कियां हैं उसका सपना देखती हैं, और उसे कार्ड पकड़ा देता है। तभी गु शाओ आकर उसके ऊपर गिर जाता है, कहता है क्या तुमने कुछ मिलाया था मेरी ड्रिंक में, और उसे बेड पर ही ले आता है और अपनी शर्ट उतार लेता है और किस करने लगता है। मिस्टर गु उसे हाथ लगाता है तो तांग रोक देती है। मिस्टर गु शाओ कहता है टेंशन मत लो, मेरे स्पर्म वीक हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तुम, और दोनों किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अब फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। डॉक्टर कहता है चेकलिस्ट में क्लियरली लिखा है जो तुम्हारे लास्ट 3 मंथ से पीरियड नहीं आई यही रीजन है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तांग कहती है मैं तो ये पूछने आई थी कि मैंने तो वो सब एक बार ही किया था और उसने बोला था कि वो इनफर्टाइल है। डॉक्टर कहता है इस चेकलिस्ट में साफ साफ लिखा है कि बच्चा ऑलरेडी फॉर्म्ड हो चुका है और उसने बोला कि वो इनफर्टाइल है और तुमने यकीन भी कर लिया। क्या तुम्हारे पास एल्डर नहीं है जो तुम्हें सही एडवाइस दे सकें? और अगर बच्चे का फादर नहीं मान रहा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बच्चे को जन्म ही ना दो। बिना फादर के बच्चा पैदा करना गलत हो सकता है और तुम तो इररिस्पॉन्सिबल लग रही हो। और तांग सोती है जब मिस्टर गु शाओ ने बोला था कि इसके बाद तुम और मैं कभी नहीं मिलेंगे
तांग कहती है समझ गई, थैंक्स डॉक्टर। तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है और रिसेप्शनिस्ट से बोलता है आपके डॉक्टर साहब कहाँ हैं। वो वेट करने का कहती है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तभी वो वहाँ तांग को देख लेता है जो बहुत ही परेशान सी चले जा रही थी। फेंग कहता है ये तो वही लड़की है जिसने लास्ट टाइम गु शाओ के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। वो उसे रोक लेता है। वो जल्दी से रिपोर्ट पीछे छुपा लेती है और कहता है क्या तुम्हें गु शाओ की आइडेंटिटी का पता है और तुम जैसी लड़की मुझे कैसे रिले कर सकती हो। तांग कहती है मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम कह क्या रहे हो। फेंग कहता है गु शाओ गु फैमिली का वारिस है और वो तुम जैसी फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की की औकात का नहीं है और उसका हाथ पकड़ लेता है, अभी के अभी निकलो यहाँ से। और रिपोर्ट उसके हाथ से नीचे गिर गई थी। तांग कहती है बेशक मैं फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की हूँ लेकिन मेरी भी कोई इज्जत है। तभी फेंग की नजर रिपोर्ट पर पड़ जाती है। तांग रिपोर्ट उठाकर वहाँ से भाग जाती है। फेंग रिपोर्ट देख लेता है। तभी हम हमारे हीरो गु शाओ को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि हमारा हीरो तो डॉक्टर है और वो मास्क वाला डॉक्टर जिसके पास तांग गई थी वो गु शाओ ही था। गु शाओ कहता है तुम यहाँ कैसे। फेंग कहता है गु शाओ वो लड़की 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। गु शाओ हैरान क्या। इसके बाद हम इन सबको गु मेंशन में बैठा देखते हैं। गु शाओ कहता है ये नहीं हो सकता, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। मुझे पता है सिर्फ एक रात थी और तुम्हें ड्रग दिया गया था और प्रेगनेंसी के चांस तो बहुत कम होते हैं। फेंग कहता है तुम ये सब कितनी बार बोलोगे। गु शाओ कहता है कुछ साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। फेंग कहता है ये लो खुद ही देख लो, तुम्हारी ही पेशेंट है और साफ लिखा है कि 3 मंथ्स प्रेग्नेंट और वो भी ट्विंस। और मोम तो रिपोर्ट झपट लेती है, क्या मैं दादी बनने वाली हूँ। उस लड़की को अभी के अभी मेरे पास लाओ, अब वो प्रेग्नेंट है, तुम्हें उससे शादी करना पड़ेगी। सुन भी रहे हो तुम। फेंग कहता है वो रात उसकी तुम्हारे साथ पहली बार था। और फिर पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तांग कहती है तुम्हारे फ्रेंड ने मुझसे वादा किया है पैसे देने का। गु शाओ सोचता है जैसे मैंने सोचा था ये लड़की भी उन्हीं लड़कियों की तरह है जो मेरे पास पैसों के लिए आती हैं। वो कहता है कितने चाहिए तुम्हें और उसे एक कार्ड देता है और बोलता है इसमें इतने पैसे हैं कि तुम अपनी भूख आसानी से मिटा सकती हो। वो जैसे ही अपना फोन उठाने के लिए आगे बढ़ता है तांग घबरा जाती है, तुम क्या कर रहे हो। गु शाओ कहता है अगर तुम्हें पैसे का और लालच हो तो मुझे कॉल कर लेना, ये मेरा नंबर है। तांग कहती है मैं ऐसा कभी नहीं करती लेकिन मुझे पैसों की अशद जरूरत है, मैं दोबारा तुम्हें तंग नहीं करूंगी। प्रेजेंट में गु शाओ कहता है मैं उस लालची औरत से कभी शादी नहीं करूंगा, चाहे वो मेरे बच्चों की मॉम ही क्यों ना हो। मॉम तो उसे चांटा लगा देती हैं। गु फैमिली को आखिरकार वारिस मिल ही गया। अभी तक तुम ये बात समझ नहीं पाए, क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो। दूसरी तरफ हम तांग को देखते हैं जो अपने पेट पर हाथ रख कर कहती है बच्चे मेरी सेल्फनेस को माफ करना, तुम्हारी मॉम गरीब है लेकिन वो फिर भी तुम्हें जन्म देना चाहती है। तभी हम पिंग पिंग को आता देखते हैं जो कहती है तांग तुम आ गई, तुम्हारे डैड और ब्रदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तांग कहती है मेरे फादर तो हॉस्पिटल में थे। दूसरी तरफ उसके डैड बता रहे थे कि पिंग पिंग जो गांव से है हमारी बहुत मदद कर चुकी है, मैं अब उसे अच्छे पैसों में बेचूंगा और हर बार उसे कोई पैसों वाला खरीदता रहेगा और हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। तांग तो सब सुन लेती है और कहती है क्यों डैड, क्या आप तो स्ट्रोक के लिए हॉस्पिटल में नहीं गए थे तो आपने मुझसे झूठ बोला कि आप हॉस्पिटल में हैं, पैसे लेने के लिए आपने ये सब ड्रामा किया, क्या मैं सच में आपकी बेटी हूँ। डैड कहते हैं क्या जिंदगी भर तुम फैक्ट्री में काम करती रहोगी, बस अब ये सफाई वाला काम बंद करो। पिंग पिंग ने बोला है कि वो तुम्हें इससे अच्छा काम करवाएगी, तुम्हें एक क्लिनिक पर काम मिलेगा, तुम्हें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेचने हैं। तांग कहती है मैं ये काम नहीं करूंगी। डैड चुलाने लगते हैं अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारा ब्रदर शादी के पैसे कहाँ से लाएगा, क्या तुम हमारी फैमिली को मारना चाहती हो। तांग अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है मैं नहीं जा सकती, जिस किस्म का काम आप लोग मुझसे करवाना चाह रहे हैं मैं किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर डैड तो उसे बुरी तरह से पीटते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और अपने ब्रदर को सर्व करो। तांग कहती है डैड मैं सच में गु शाओ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी फोन करके उसे बुला लेती हूँ। तांग उसे कॉल करती है और कहती है गु शाओ मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ इस लम्हे मेरा साथ दे दो। उसका ब्रदर तो फोन लेकर जमीन पर मार देता है। दूसरी तरफ फेंग बताता है कि तुमने गलत समझा उसे, उस दिन ड्रिंक में ड्रग मैंने मिलाया था और जो बैंक कार्ड तुमने उसे दिया था वो उसने मुझे वापस कर दिया था। गु शाओ उससे कार्ड ले लेता है। फेंग कहता है मैं चाहता हूँ कि गॉड मदर जल्द से जल्द अपने पोतों को खिलाएं। मॉम कहती है इस सब का इल्जाम तुम फेंग को मत दो, ये सब हम दोनों का प्लान था। और कहती है जल्दी से उस लड़की को घर ले आओ और बच्चे का ख्याल रखना और उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। गु शाओ सोचता है मैंने सच में उसे गलत समझा और सब लोगों को अपने साथ चलने का बोलता है। मोम तो बहुत ज्यादा खुश थी, कहती है मैं भी साथ चलूंगी, अपनी बहू को खुद साथ लेकर आऊंगी।
दूसरी तरफ तांग तो वहाँ से भाग रही थी और उसके पीछे उसके डैड और ब्रदर लगे थे। डैड कहते हैं हिम्मत कैसे हुई तेरी भागने की, बहुत इरिटेट लड़की है तू। वो ब्रदर से बोलते हैं इसको हर हाल में वापस लेकर आओ, इसके पेट में जो कचरा है उसे निकलवा देना, वरना हमारी फ्यूचर की एटीएम मशीन खत्म हो जाएगी। और फिर ब्रदर उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, बदमाश बने हुए हो, हम पुलिस वालों को बुला रहे हैं, तुम इस लड़की पर हाथ उठा रहे हो, शर्म नहीं आती। तभी डैड आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें क्या पता, ये मेरी बेटी है, कुछ दिन पहले ही काम पर लगी है, मुझे क्या पता था ये किसी से चक्कर चला रही है, पता नहीं वो जंगली आदमी कौन है, हम तो इसके भले के लिए इसका अबॉर्शन करवाना चाहते हैं। मैं और उसका भाई गाँव में उसके लिए अच्छी सी लॉन्ग टर्म नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये हमारी कोई बात ही नहीं सुनती, ये तो हद हो गई। और वहाँ पे पड़ा डंडा उठा लेते हैं और जैसे ही उसे मारने लगते हैं तभी गुशाओ वहाँ आ जाता है और साथ में मोम और फेंग भी होता है। वहाँ खड़े लोग कहते हैं ये तो मिस्टर गुशाओ है, ये छोटी सी जगह पर मिस्टर गुशाओ कहाँ से आ गया। ब्रदर कहता है तो तुम मिस्टर गुशाओ हो, सिस्टर ने तुम्हें बुलाया है। ये लड़की तो बकवास कर रही है कि तुम्हारा बच्चा उसके पेट में है और ये कि तुम आकर उसे और उसके बच्चे को बचा लोगे, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि आप इसको कैसे सबक सिखाते हो। डैड कहते हैं आज तो मैं खुद इसे सबक सिखाऊंगा। और जैसे ही उसे मारने लगते हैं तो फेंग उन्हें धक्का दे देता है और कहता है तुमने गुशाओ की बीवी को हाथ कैसे लगाया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। ब्रदर कहता है ये कैसे मुमकिन है, मजाक कर रहे हो क्या। गुशाओ तांग के करीब आता है। तांग कहती है तुम सच में मुझे और मेरे बच्चे को बचाने आए हो, थैंक्स, और बेहोश हो जाती है। गुशाओ उसे गोद में उठा लेता है और कहता है जिसने भी तांग को तंग करने की कोशिश की है उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। फेंग तो डंडा उठा लेता है। ब्रदर कहता है तुम क्या करने वाले हो। मोम कहती है तुमने सुना नहीं गुशाओ ने क्या कहा, जो उनकी बीवी को हाथ लगाएगा उसकी तो वाट लग जाएगी। और फेंग तो उनको पीटने लगता है और इन सब की तो फट गई थी। और फिर हम दोनों को रूम में देखते हैं जहाँ पर मोम इन दोनों को चुपके से देख रही थी। तांग कहती है मुझे बचाने के लिए आपका थैंक्स, मैं तुम्हें तंग करना नहीं चाहती। और जाने लगी थी। गुशाओ उसे पकड़ लेता है और कहता है पहले दवा ले लो। तांग कहती है बच्चा मेरा है और मैं इसे गिराना नहीं चाहती, फिक्र मत करो, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि बच्चे का असल बाप कौन है। बच्चे का बोझ मैं तुम पर नहीं डालूंगी, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी। मोम तो सब सुन रही थी, चुपके से फौरन रूम में आ जाती हैं और कहती हैं यकीनन बच्चा पैदा होगा, मेरी अच्छी बेटी, तुमने बहुत सा दुख सहा है। और उसकी चोट देखकर कहती हैं देखो तुमने खुद को कैसे चोट पहुंचाई है, तुम्हारे घर वाले इतने जालिम हो सकते हैं। और कहती है डरो मत, मैं गुशाओ की मॉम हूँ, आज से तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना और मुझे मेरे 2 प्यारे से पोते चाहिए। हमारा गुशाओ बाहर से जितना सख्त है अंदर से उतना ही नरम है, वो चाहता है कि तुम बच्चे पैदा करो। तांग कहती है सच में तुम चाहते हो कि मैं बच्चे पैदा करूँ। गुशाओ कहता है तुम्हें पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना है और दवाई मत भूलना। और जाने लगता है। मोम उसे रोक लेती हैं और तांग से कहती हैं हमारे गू फैमिली में 5 नस्लों से सिर्फ एक ही वारिस है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और हमें सेहतमंद पोते देने होंगे। तांग कहती है मिसिस गू फिक्र मत करें, मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को गिरा दूं, मैं जरूर बच्चे पैदा करूंगी। और कहती है मिसिस गू मैं थोड़ी थक गई हूँ, जरा आराम करना चाहती हूँ। मोम कहती है बिल्कुल, अब से तुम्हें बहुत सारा आराम करना है। और तांग सोचती है बच्चों गू फैमिली कोई आम फैमिली नहीं है, ये लोग तो आसमान पर रहते हैं, हम उन तक कभी नहीं पहुंच सकते। जब तक तुम पैदा हो जाओगे तो वो हमें जरूर एक दूसरे से जुदा कर देंगे और अगर गू की असल बीवी ने बच्चा पैदा कर लिया तो हमारा जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम तांग को देखते हैं। गुशाओ कहता है तुम कहाँ जा रही हो, तुमने आराम किया। तांग कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे फैक्ट्री वापस काम पर जाना है। गुशाओ कहता है काम पर, मुझे लगता है तो कि तुम भागना चाहती हो, गू फैमिली में रहकर भी तुम अनकंफर्टेबल हो। तांग कहती है तुमने ही मुझे बोला था कि मैं अब तुम्हें तंग ना करूं, मैं सिर्फ एक आम लड़की हूँ, तुम्हारे लायक नहीं। तभी मोम आ जाती हैं और कहती हैं किसने कहा कि तुम लायक नहीं हो, तुम मेरी बहू हो। और मेड्स को बुलाती हैं, वो सब लोग कपड़े ज्वेलरी और परफ्यूम्स वगैरह लाती हैं। मोम कहती है तुम्हारे लिए मेरी तरफ से, और तुम दोनों आज ही मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहे हो। और फिर हम दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट लेते कोर्ट के बाहर देखते हैं। गुशाओ कहता है अब सिर्फ तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तांग कहती है तो क्या मैं काम पर वापस जा सकती हूँ, मैं घर में सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं बन सकती। गुशाओ कहता है तुम जिस फैक्ट्री में काम करती हो मैंने उसे खरीद लिया है, अब तुम सिर्फ ऑफिस में काम करोगी, असेंबली लाइन के काम करने की जरूरत नहीं। तांग थैंक्स बोलती है। गुशाओ कहता है अब से तुम मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओगी और कहता है चलो घर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में गुशाओ तांग को बताता है कि मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ वो पास ही है और हमारा हॉस्पिटल इसी फार्मेसी कंपनी के काम करता है, मैं तुमसे मिलने बार बार आऊंगा।
तांग कहती है अच्छा है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मैं सीखने की पूरी कोशिश करूंगी। गुशाओ कहता है ठीक है, मैं तुम्हें काम के बाद ले लूंगा, हम साथ घर जाएंगे। और फिर हम जीजी को देखते हैं। उसकी कुलीग कहती है ए सुनो, तांग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? डॉक्टर गू से खुद यहाँ लेकर आए हैं और डायरेक्ट एक खास पोस्ट भी दे दी। हमारी फैक्ट्री अभी अभी गू फैमिली ने खरीदी है और डॉक्टर गू तो हमेशा सिंपल और लो की रहते हैं, बॉस वाली अकड़ तो है ही नहीं। आज तांग का यहाँ आना एकदम हाई प्रोफाइल था। क्या वो गू फैमिली की होने वाली बहू है? और जीजी मेकअप की दुकान कहती है क्या बकवास है, वो किसी भी अमीर खानदान की बहू बनने के लायक है। साफ दिख रहा है वो मिस्टर गू को फंसा रही है। तभी वहाँ पर तांग आ जाती है और कहती है हेलो, मैं पहले फैक्ट्री की असेंबली लाइन में पैकर थी और आज मेरा पहला दिन है ऑफिस में। आप सबसे गुजारिश है कि मुझे आगे चलकर गाइड करें। वो सब तो हंसने लगती हैं। जीजी कहती है तो फिर तुम मिस्टर गू को कैसे जानती हो? तांग सोचती है मैं थोड़ी बेवकूफ हूँ, सब कुछ संभाल नहीं पाऊंगी और मैं नहीं चाहती कि सबको पता चले कि मेरा और मिस्टर गू का क्या रिश्ता है, कहीं उसका नाम बदनाम ना हो जाए। तांग कहती है मैं तो मिस्टर गू को जानती भी नहीं, जब जॉब के लिए HR डिपार्टमेंट गई थी तब उनसे मुलाकात हुई थी। गुशाओ अच्छे इंसान है, वो तो बस मुझे ऑफिस तक छोड़ने आ गए। वो कहती है फैक्ट्री की गवार लड़की तेरे जैसे की क्या औकात के हमारे साथ एक ऑफिस में बैठे, और क्या तुम मिस्टर गू को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही? तांग कहती है मैं सिर्फ यहाँ काम करने आई हूँ। जीजी तो ये तक बोल देती है कि इससे जरूर किसी ऊपर वाले ऑफिसर का स्पेशल अटेंशन मिल रहा होगा। और उसके बाद उसकी कुलीग उसे एक फाइल देकर कहती है ये सारे शॉपिंग ऑर्डर्स हैं, आज ही सॉर्ट करो, अगर कोई दिक्कत हुई तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और जीजी देखकर कहती है कितनी गवार है ना, कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, कल तक काम नहीं हुआ तो देखना क्या हाल करती हूँ इसका। नेक्स्ट सीन में तांग घर आती है तो मॉम उसका अच्छे से वेलकम करती हैं और कहती हैं मेरी बहू पहले दिन ही काम से थक गई होगी। तभी मेड्स उसके लिए सूप लेकर आती है और कहती है ये गरम गरम सूप पियो, तुम काम से थक गई होगी और वैसे भी ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है। और फिर मोम वहाँ मालिश के लिए खवातीन को बुला लेती हैं। कहती है मेरी बहू थक गई होगी, अच्छे से मालिश करो, और उसकी मालिश करने लगती हैं। तभी गुशाओ भी आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें पिक करूंगा, साथ घर जाएंगे, तुम रुकी क्यों नहीं? और नाराज होकर रूम में चला जाता है। मोम कहती है तुम बुरा मत मानना, गुशाओ तुमसे गुस्सा नहीं है, तो मुझे बताओ कि ऑफिस में तुम्हें किसी ने तंग किया है? तांग कहती है नहीं मोम, गू फैमिली ने कंपनी खरीद ली है, अब कोई हिम्मत नहीं कर सकता मुझे छेड़ने की। मोम कहती है पागल लड़की, तुम्हारे फेस से लग रहा है कि कुछ तो हुआ है। मैं कल ऑफिस जाऊंगी और देखूंगी किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरी बहू को तंग करे। और फिर हम रात गुशाओ को स्टडी रूम में देखते हैं। तांग सूप लेकर आती है और कहती है तुम नाराज हो, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब, अगर तुम मुझे ऑफिस से लेने आते तो सबको पता चल जाता हमारे रिश्ते के बारे में। गुशाओ कहता है तुम्हें शर्म आती है ये बताने में कि तुम गुशाओ की बीवी हो? तांग कहती है बिल्कुल नहीं, बस मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। सब हंस रहे थे मुझ पर, अगर उन्हें पता चल जाए तो आप शर्मिंदा होंगे। गुशाओ कहता है मैं देख लूंगा तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले को, नाम बताओ उसका, कल ही निकाल दूंगा। तांग कहती है नहीं रहने दो, मेरा ही कसूर है। गुशाओ कहता है ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हर इंसान आहिस्ता आहिस्ता ही सीखता है। तांग कहती है लेकिन मैंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, मुझे ठीक से नहीं आता, क्या आप मुझे डॉक्यूमेंट्स बनाना सिखाएंगे? गुशाओ कहता है बिल्कुल, तुम बैठो तो सही। कहाँ बैठूं? गुशाओ अपनी टांगों पर हाथ रखता है, कहता है यहाँ, और उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, और उसका फेस अपनी तरफ करके किस करने लगता है और कहता है हम तो मैरिड हैं, फिर भी तुम किस करते हुए शर्माती हो, और उसका हाथ पकड़ के उसे समझाने लगता है और कहता है ऐसे क्यों चोरी चोरी देख रही हो? तांग कहती है शादी के बाद से कुछ हुआ ही नहीं तो मेरा दिल धक धक कर रहा है। गुशाओ कहता है ये तो तुम्हारे हस्बैंड की गलती है ना, चलो अब तैयार हो जाओ, और गोद में उठाकर उसे रूम में ले जाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तांग ऑफिस जाने लगती है तो मोमो से आवाज लगाती है तांग देखकर कहती है मॉम आपने ऐसा ड्रेस क्यों पहना है? वो कहती है मॉम भी तुम्हारे साथ काम पर जाएंगी, तुमने भी तो यही काम किया है ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अब बकवास बंद करो और मॉम के साथ काम पर चलो। वो दोनों ऑफिस आती हैं तो मॉम कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन बदनसीब है जो मेरी बहू को तंग कर रहा है। वो लोग लिफ्ट में आते हैं तो तभी जीजी भी लिफ्ट में मॉम को धक्का देते हुए घुस आती है और कहती है लिफ्ट ओवरलोडेड है, जल्दी निकलो बाहर। और ये बुढ़ी कहाँ से टपक पड़ी, और तुम गाँव की गंवार, तुम मेरे साथ लिफ्ट में आने के लायक भी हो? और दोनों को लिफ्ट से बाहर धक्का दे देती हैं। वो दोनों नीचे गिर जाती हैं। तांग कहती है मॉम आप ठीक है?
मोम जीजी से कहती है तुम बाहर आओ। जीजी कहती है एक सफाई वाली को मुझसे क्या काम। तांग कहती है तुमने मेरी मोम को धक्का क्यों दिया, और अगर वो गिर जाती और उन्हें कुछ हो जाता तो। जीजी कहती है अच्छा तो ये सफाई वाली तुम्हारी मोम है, और उसे बातें सुनाने लगी थी और वो तो मोम को लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में तांग की कुलीग उसे एक फाइल देती है और कहती है ये डायरेक्टर काओ को भेजो, वो 4थी मंजिल के मेडिसिन रूम में है। और जीजी तो हंसने लगती है, कहती है अब इसे मजा आएगा। तांग ऊपर आती है, बाहर खड़े होकर आवाज लगाती है कोई है, मैं ये डॉक्यूमेंट्स लेने आई हूँ। वो जैसे ही रूम में आती है तो डोर लॉक हो जाता है। तांग चलाने लगती है कोई है, मुझे बाहर निकालो। वो सेलफोन देखती है लेकिन सिग्नल ही नहीं आ रहे होते। तांग कहती है मुझे बाहर निकालो, मैं गू शाओ की बीवी हूँ, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, दरवाजा खोलो। और हम देखते हैं कि बाहर तो उसकी कुलीग कोयले को हवा दे रही थी और धुआं अंदर कर रही थी। जीजी कहती है उसे अच्छे से समझा देना कि मुझसे पंगा मत ले और इस सबको हटा देना, कोई देखने ना पाए। कुलीग कहती है तुम फिक्र मत करो। और अंदर तो तांग का दम घुट रहा था। वो रूम में विंडो देखती है तो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है और उसका ब्लड निकलने लगता है। दूसरी तरफ हम गू शाओ को देखते हैं। फेंग आता है और कहता है लंच का टाइम हो गया है। गू शाओ कहता है मुझे थोड़ी देर में फैक्ट्री के लिए निकलना है। फेंग कहता है तुम दिन के बीच में फैक्ट्री कहाँ जा रहे हो। गू शाओ कहता है मेरी बीवी फैक्ट्री में काम करती है और उसके साथ लंच करने जा रहा हूँ। तभी मोम भागती हुई आती है और कहती है सब खत्म हो गया। गू शाओ कहता है तुम फैक्ट्री जाओ और फैक्ट्री मैनेजर को ढूंढो और तांग का पता लगाओ। नेक्स्ट सीन में हम फैक्ट्री का सीन देखते हैं जहाँ पर एम्प्लॉय भाग रहे थे। जीजी पूछती है कहाँ जा रहे हो तुम लोग, क्या तुम्हें अभी अभी लगे नोटिस का पता नहीं। कहा जा रहा है कि गू शाओ फैमिली की मिसेस शाओ फैक्ट्री में गायब हो गई हैं, सब उन्हें ढूंढो, जो ढूंढेगा उसे 2 मिलियन का इनाम मिलेगा। वो कहती है मिसेस गू शाओ की बीवी, ये शादी कब हुई। एम्प्लॉय कहती है हमें भी अभी अभी पता चला है, मिस्टर गू शाओ की शादी हो गई है और मिसेस शाओ तो वही नई लड़की है जो तुम्हारे डिपार्टमेंट में आई थी। और नाम सुनकर तो वो दोनों ही शॉक, तो क्या मैंने ठीक सुना, तांग ही गू फैमिली की बहू है। और दूसरी तरफ तांग ब्लड देखकर डर जाती है और बेहोश हो जाती है। मोमो गू शाओ तो तांग को ढूंढ रहे थे, तभी गू शाओ को वॉइस कॉल आती है कि सीसीटीवी फुटेज मिल गई है 4थे फ्लोर के मेडिसिन रूम में, और यहाँ पर जीजी अपनी कुलीग के साथ खड़ी थी। जीजी कहती है की निकालो। कुलीग कहती है सिस्टर उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं होगा ना, अब हम क्या करें। जीजी कहती है सिर्फ थोड़ी देर के लिए तो बंद किया था, क्या हो सकता है। दरवाजा खोलते ही वो भाग जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम थे। वो लॉक खोलने लगती है तो गू शाओ और मोम आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या कर रही हो तुम। अरे डॉक्टर गू आप, हम तो बस फार्मेसी से कुछ लेने आए थे। और कुलीग तो डर कर बोल देती है नौजवान खतून तो अंदर है ही नहीं। गू शाओ जैसे ही दरवाजा खोलता है तो तांग अंदर बेहोश पड़ी थी। तांग कहती है प्लीज मेरे बच्चों को बचा लें। गू शाओ कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें और बच्चों को कुछ होने नहीं दूंगा, और उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल जाने लगता है। और मोम तो बाहर आकर उसे जोर का चांटा ही लगा देती हैं और कहती हैं तांग प्रेग्नेंट है, अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो गू फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जीजी कहती है तुमने मुझे मारा, एक क्लीनर होकर तुम्हारी इतनी औकात। अब वो तो उन पर हाथ उठाने वाली थी, तभी फेंगा जाता है और कहता है बस करो, ये गू फैमिली की बड़ी बेगम है। मोम कहती है इनको पुलिस स्टेशन ले जाओ। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। गू शाओ बताता है कि तांग अब ठीक है लेकिन ये सब कुछ बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, हमें कुछ दिन और ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों आ जाती हैं और आते ही कहती हैं मैडम सब हमारी गलती है, हम माफी मांगने आए हैं, उम्मीद है मिस्टर गू शाओ और आप हमें माफ कर दें। तभी मिस्टर गू शाओ आता है तो वो दोनों से ही माफी मांगती हैं और कहती हैं हमें पता नहीं था कि तांग आपकी बीवी है, तो हम 10 जन्मों तक भी इससे छेड़ने की हिम्मत नहीं करते। तांग तो बुके नीचे फेंक देती है और कहती है अगर मैं गू फैमिली की बहू ना होती तो क्या मुझे नीचा दिखाना तुम्हारा हक है। क्या तुम जानती भी हो अगर गू शाओ जरा सा भी देर से आता तो मेरा बच्चा बच ना पाता। और तभी गू शाओ नर्स को आवाज लगाता है और कहता है पुलिस को कॉल लगाओ कि ये 2 लोग जेल से भागे हुए हैं। फिर गू शाओ तांग को घर ले आता है और वहाँ पर सब लोग उनके वेलकम के लिए खड़े थे। गू शाओ के फादर भी आ जाते हैं। मोम बताती हैं कि तुम्हारे डैड ने सुना कि तुम पर क्या बीती है, तो वो अपना फॉरेन टूर पोस्टपोन करके आ गए हैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। और वो तांग के लिए बहुत सारी गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं और साथ में कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी थे। अब से उस कंपनी के मालिक तुम हो और ये सर्वेंट्स तुम्हारे हैं, 24 घंटे तुम्हारी सेवा करेंगे ताकि फिर तुम्हें कभी कोई परेशान ना करे। तांग कहती है नहीं मैं सब नहीं ले सकती, लेकिन डैड कहते हैं कि गू शाओ तो हमारा फैमिली बिजनेस नहीं संभाल सका तो तुम ही हमारा साथ दे दो, इसी बहाने गू शाओ हमारी कोई हेल्प कर दिया करेगा फैमिली बिजनेस में। तांग तो हाँ बोल देती है और मोम तो खुशी से उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं अब हम सब संभाल लेंगे। नेक्स्ट सीन में तांग कंपनी जाने लगती है और मोम भी साथ थी। तांग कहती है मॉम आपको क्लीनर बनकर मेरे साथ ऑफिस आने की जरूरत नहीं, अब किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे तंग करे। मोम कहती है नहीं, अगर तुम्हें किसी ने बुली किया
तो मैं तुम्हें बचाऊंगी, और ऑफिस में मुझे आंटी गू कहना। तांग कहती है मॉम, आप और गूशाओ मुझसे कितना प्यार करते हैं ना। मॉम कहती है पागल मत बन, हम फैमिली हैं। तभी वहाँ पर पिंग पिंग आ जाती है और तांग कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। पिंग पिंग बताती है कि पिछली बार जो तुम्हारे डैड और ब्रदर ने फैक्ट्री में तमाशा लगाया था, उसके बाद सब मुझे ही दोषी जान रहे हैं और अब तो असेंबली लाइन पर काम करना भी मुश्किल हो गया है। तांग कहती है पिंग पिंग मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये सब। मोम बोलती है कोई बात नहीं, ये तुम्हारी फ्रेंड है तो अब से तुम्हारी आंट के साथ काम करेगी। वो कंपनी आती है तो मोम तो उसे क्लीनिंग का सामान पकड़ा देती हैं और कहती हैं बस तुम नीचे के पोर्शन की सफाई शुरू करो। और तांग के वहां से जाने के बाद पिंग पिंग तो सामान नीचे फेंक देती है और कहती है मैंने सोचा था कि मुझे ऑफिस में काम करने को मिलेगा। तांग तो सीधी आसमान पे जा पहुंची है और मैं बन गई एक नौकरानी। और पिंग पिंग अपना ड्रेस चेंज करके गूशाओ को कॉफी देने चली जाती है और कहती है पहले असेंबली लाइन पे काम करती थी, तांग ने मुझे यहाँ ऑफिस में शिफ्ट करवाया है, आपको अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बाहर ही हूँ। गूशाओ कहता है उसने तुम्हें भेजा है कॉफी देने के लिए। पिंग ना बोलती है, बताती है कि मैंने उसकी बहुत मदद की थी पहले और उसकी वजह से मैं फैक्ट्री से निकाली गई हूँ और मुझे क्लीनर बना दिया, घर की सर्वेंट्स के साथ काम करने के लिए भेज दिया। तभी गूशाओ कॉल करता है और कहता है इसे अभी के अभी बाहर निकालो। पिंग पिंग कहती है मैं तो सिर्फ मिस्टर गूशाओ को कॉफी देने आई थी, मेरा कोई मतलब नहीं था। एम्प्लॉय बोलता है फैक्ट्री मैनेजर के अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता जब तक वो खुद ना हो। और तभी तांग कॉफी लेकर आ जाती है और पिंग पिंग को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। पिंग पिंग तो कॉफी लेकर आ जाती है, कहती है गूशाओ जैसे क्लासी इंसान तुम्हारी चीप कॉफी क्यों पियेंगे, इसलिए मैं मास्टर गूशाओ के लिए कॉफी बनाकर लाई हूँ। गूशाओ उसे इग्नोर करके कहता है चलो मुझे भूख लगी है। और तभी पिंग पिंग बकवास करने लगती है, तांग हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, चलो मुझे भूख लगी है, लंच साथ करते हैं। लेकिन तांग गूशाओ का हाथ पकड़ के कहती है गूशाओ को किसी के साथ खाना पसंद नहीं है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और पिंग पिंग तो पीछे खड़ी जल रही होती है और सोचती है कि तांग तो अपने पेट में बच्चों का फायदा उठा रही है, इतनी दौलत मैं भी हासिल करूंगी और इसे सब कुछ छीन कर दिखाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम तांग के डैड और ब्रदर को पट्टियों में देखते हैं। तभी वहाँ पर पिंग पिंग आ जाती है, वो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। पिंग पिंग कहती है मुझे तांग ने भेजा है, उसे पता चला है कि आप लोग आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं तो आपको लेने भेजा है। डैड कहते हैं नाटक मत करो, तुम उसके साथ मिली हुई हो। पिंग पिंग कहती है नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, तांग तो गू फैमिली की बहू है और वो तो क्यूटो की सबसे पावरफुल फैमिली है। गूशाओ अब आपका दामाद है। ब्रदर कहता है उसी दामाद ने हमें इतना पीटा है और वैसे भी हमने तांग के साथ इतना बुरा किया, अब हमें कौन पूछेगा। पिंग पिंग कहती है उस ऐसे मत बोलो, तुम्हारा खून का रिश्ता है, क्या आप नहीं चाहते कि आप लोग तांग के साथ अच्छी लाइफ गुजारें। और वो दोनों ही हाँ में सर हिलाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम तांग और गूशाओ को मॉल में देखते हैं। तांग कहती है अभी तो खाना खत्म किया है, अब तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। गूशाओ कहता है मुझे पहले तुम्हें यहाँ लाना चाहिए था। तांग कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मॉम ने ऑलरेडी बहुत कुछ लेकर दिया है, अगर कुछ लेना है तो बच्चे के लिए ले लो। गूशाओ कहता है बच्चे के लिए भी लेंगे लेकिन अभी तुम अपने लिए लो। और शॉपकीपर से कहता है स्टोर पर सबसे महंगी ड्रेस दिखाओ। और फिर तांग ड्रेस चेंज कर करके गूशाओ को दिखाती है और गूशाओ शॉपकीपर को कहता है जो जो मेरी बीवी को पसंद आया है सब पैक कर दो। और तभी तांग को उसके डैड की कॉल आती है, वो कहते हैं मैं तेरा बाप हूँ, मैं और तेरा ब्रदर हॉस्पिटल में पड़े हैं और तू वहाँ मजे कर रही है। तांग कहती है तुम लोगों ने मेरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही पैदा की हैं। डैड कहते हैं बकवास बंद कर, तू मेरी बेटी है, तुम हमसे जान छुड़वाना चाहती हो, जल्दी से 5 मिलियन लेकर आ जाओ वरना मैं गू फैमिली में आकर ड्रामा करूंगा। तांग कहती है गू फैमिली ने मुझे प्यार दिया है, इज्जत दी है, मैं और उन्हें तंग नहीं कर सकती, मेरी सैलरी आने वाली है, मैं सब पैसे दे दूंगी। डैड कहते हैं 5 मिलियन से एक पैसा भी कम नहीं। और ये सब तो पिंग पिंग करवा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम उन लोगों को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखते हैं। तांग तो बहुत उदास सी बैठी थी। मॉम कहती है क्या हुआ बेटा, खाना पसंद नहीं आया। तांग तो फेक से स्माइल करके कहती है नहीं मॉम, शायद प्रेगनेंसी की वजह से भूख नहीं लग रही। मॉम कहती है अगर तबीयत खराब है तो रेस्ट करो, मैं शेफ को बोलती हूँ कुछ हल्का सा बना दें तुम्हारे लिए। और तांग के जाने के बाद मॉम गूशाओ पर चलाने लगती हैं, क्या हुआ है उसे, तुमने कुछ नहीं कहा, यह शायद मॉल में शॉपिंग करके थक गई है। गूशाओ उसके लिए दलिया बना कर लाता है और तांग तो यहाँ रो रही थी। गूशाओ कहता है क्या प्रेगनेंसी बेयर नहीं हो रही, रोना बंद करो प्लीज, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो। तांग कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मैं थोड़ी थक गई हूँ। गूशाओ कहता है मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है, थोड़ा सा खा लो, उसके बाद आराम कर लेना। तांग पूछती है आपने बनाया है। गूशाओ कहता है क्यों, अच्छा नहीं बना।
और खुद टेस्ट करता है। कहता है हाँ लूमा जैसा तो नहीं बना, लेकिन मैं सीख लूंगा। और फिर गूशाओ उसे अपना कार्ड देता है और कहता है तुम मेरी लाइफ की पहली और आखिरी लड़की हो, ये कार्ड रख लो और जो दिल चाहे खरीद लेना, हम हमेशा साथ रहेंगे, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। और उसे गले लगा लेता है। और फिर रात को गूशाओ के सोने के बाद तांग कार्ड उठाकर बाहर चली जाती है और गूशाओ तो देख लेता है। और तांग अपने डैड को कॉल करती है और कहती है मैंने 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं, अब दोबारा मुझे कॉल मत करना, हमारा कोई रिश्ता नहीं। ब्रदर कहते हैं क्या तुम मेरी सिस्टर हो और सिर्फ 5 मिलियन देकर तुम रिश्ता तोड़ना चाहती हो? 5 मिलियन और दो। तांग कहती है 5 मिलियन से तुम गांव में जिंदगी भर ऐश कर सकते हो, तुम लोग मेरे सब्र का फायदा उठा रहे हो, ज्यादा चालाक मत बनो। डैड कहते हैं गू फैमिली अब सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी है और हम तुझे सुकून से तो नहीं रहने देंगे। अब फोन बंद कर देते हैं। तांग अपने पेट पर हाथ रख के सोचती है बेबी अब मॉम क्या करें। और तभी गूशाओ आ जाता है और कहते हैं क्या हुआ, फिर से क्यों रो रही हो, कुछ तो बताओ। तांग कहती है कुछ नहीं, बस मुझे प्यास लगी है, और चली जाती है। उसके जाने के बाद गूशाओ फेंग को कॉल करता है और पता करने के लिए बोलता है कि तांग फैमिली में क्या हो रहा है, सब पता करवाओ। नेक्स्ट सीन में तांग अपने डैड और ब्रदर को एक लग्जरी बंगलो में लेकर आती है। तांग कहती है डैड ये बंगलो मुझे मेरे ससुर ने दिया है, अब से तुम लोग यहीं रहोगे और जो पैसे ने मैंने पहले दिए हैं वो तुम लोगों की अच्छी लाइफ के लिए काफी हैं। डैड कहते हैं क्या मतलब, तेरी माँ भी तेरी वजह से ही मरी थी तुझे पैदा करते वक्त। तांग कहती है मैं आपके लिए और आपके बेटे के लिए काफी पैसे दे चुकी हूँ। डैड कहते हैं तुम मेरी और अपने ब्रदर की तमाम जिम्मेदारी उठाओगी। तांग कहती है गू फैमिली मेरे साथ बहुत अच्छी है, लेकिन अगर फैमिली का मतलब सिर्फ पैसे निकलवाना है तो मैं गू शाओ से डाइवोर्स ले लूंगी। और ब्रदर तो जोर का चांटा लगा देता है उसे। डैड कहते हैं देखो हमने डिसाइड कर लिया है कि तुम कल गू शाओ से बात करोगी कि तुम्हारे ब्रदर को गू कंपनी में जॉब दिलवा दें, गू फैमिली का बिजनेस भी अब हम संभालेंगे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इसमें। और फिर हम मेड्स को इन दोनों की खिदमत करता देखते हैं और वो दोनों तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, तो वो लोग मॉम को आकर सब बता देती हैं और बताती हैं कि वो लोग मिसेस शाओ पर हाथ उठाने से भी बाज नहीं आते। हाँ, और नेक्स्ट सीन में हम तांग को देखते हैं जो बहुत ही उदास बैठी थी, तो गूशाओ आ जाता है। गूशाओ उसे ऐसा बैठा देखकर पूछता है क्या हुआ। तांग कहती है कुछ नहीं, बस आपका वेट कर रही थी। और गूशाओ से कहती है अगर कभी हम दोनों का डाइवोर्स हो जाए तो मैं बच्चे तुम्हारे पास छोड़कर जाऊंगी, तुम उनका ज्यादा अच्छे से ख्याल रखोगे और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और उसे गले लगा लेती है। और फिर हम कंपनी का सीन देखते हैं। तांग सबको गिफ्ट देती है और सब लोग कहते हैं थैंक्स मैडम, हम और मेहनत से काम करेंगे। गूशाओ कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। और तभी वहाँ पर तांग का ब्रदर और डैड आ जाते हैं और गार्ड उन्हें रोक लेता है, कहता है बिना बुकिंग के एंट्री मना है। डैड तो उसे चांटा लगा देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे मालिक का ससुर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। लेकिन तभी गूशाओ आ जाता है। डैड कहते हैं मेरा प्यारा दामाद, कितने दिनों बाद मिले हो, याद आ रही थी तुम्हारी तो सोचा मिलने आ जाएं। पर ये गार्ड तो एंट्री ही नहीं दे रहा था, बताओ जरा मेरे साथ ऐसा सलूक। और गूशाओ गार्ड को काट देता है और कहता है मुझे माफ करना, इस कार्ड में 100 युआन है, इसे अपना कंपनसेशन समझ लो। और उसके बाद तांग के ब्रदर और डैड को 50 मिलियन देता है और कहता है अब यहाँ से निकलो और कभी यहाँ पर दिखाई मत देना। और फिर हम रात का सीन देखते हैं। तांग गूशाओ को देखकर कहती है हम एक अलग दुनिया से हैं, तुम मेरे साथ रहे तो तुम्हारा नुकसान ही होगा, चलो हम डाइवोर्स ले लेते हैं, बच्चे तुम्हारे साथ ही रहेंगे, मैंने तुम्हारा कुछ पैसा यूज किया है, मैं तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगी। गूशाओ कहता है मुझे लगा था कि तुम मुझे सच बताओगी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। गूशाओ कहता है मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे डैड और ब्रदर ने तुम्हें किस तरह तंग किया है। और उसे गले लगा लेता है। और फिर हम इन लोगों को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी वहाँ पर पिंग आ जाती है और कहती है क्या मिस्टर गूशाओ को पता है कि तुम अपने डैड और ब्रदर की मदद कर रही हो। तांग तो उसे चांटा लगा देती है। पिंग कहती है तुमने मुझे मारा, मत भूलो कि ये मैं ही थी जिसने क्योटो में तुम्हें काम दिलवाया था, तुम्हारे पास खाने के पैसे तक नहीं थे, मैंने 500 युआन उधार दिए थे तुम्हें। तांग कहती है तुम्हें ही मेरा नया फोन नंबर मालूम था ना, तुमने ये सब करवाया है। और यहाँ पर गार्ड्स पिंग को पकड़कर ले जाते हैं और गूशाओ की मॉम और गूशाओ तांग का अच्छे से ख्याल रखते हैं। और फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर गूशाओ अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रहा होता है और तभी तांग आती है और बताती है कि अब उसका 3rd और 4th बेबी भी आने वाला है और ये सिर्फ आपकी गलती है। इस पर वो कहता है मैं क्या करूँ बताओ, मैं अपनी वाइफ से प्यार ही इतना करता हूँ। और फिर वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं और इस तरह हमारे ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा किस तरह लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना।